गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड की करंट अफेयर्स जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो इसमें हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो लेसन थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। सबसे पहली बार क्वाड समिट हुई है, तो क्वाड समिट के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसी के तहत आपको यूरोपियन यूनियन की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है एंड यहाँ पे AUKUS एक न्यू ग्रुप यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। तो ऑब्वियस है कि इसके बारे में आपसे पूछा ही जाएगा। इंडिया फ्रांस की कैसी रिलेशन है इसके बारे में देखेंगे एंड कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एंड देन इंडिया एंड मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। और जो भी सितंबर मंथ में न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, छोटे न्यूज़ है, उसको भी यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़, आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मीन्स आंसर राइटिंग सीरीज़ में स्टार्ट करूँ, तो वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। तो आप लोग जिसको भी मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो आप लोग जो है वहीं पे मेल करके आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। टेलीग्राम में आपको एक ग्रुप मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की फर्स्ट, ये आपकी टॉपिक है, फर्स्ट क्वाड सबमिट हुई है। तो पहली बार इन पर्सन मीटिंग हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। वैसे भी जब से ये न्यूज़ में है तब से ये इंपॉर्टेंट है ये इस ऑर्गेनाइजेशन की। क्वाड कहने का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है इंडिया की। इसमें 4 कंट्री है, क्वाड मीन्स 4 होते, तो इसलिए आपको 4 कंट्री देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग हैं, हमारे साथ US है, देन ऑस्ट्रेलिया है एंड देन यहाँ पे जापान है। तो ये 4 कंट्रीज़ के बारे में ध्यान रखना है। इस ग्रुप की मीटिंग जो है पहली बार 2007 में हुई थी, जब उस समय आसियान की मीटिंग हो रही थी। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इनकी जब मीटिंग हो रही थी तब उसी के साथ ये 2007 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। आपको बताना है कि आसियान में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने हैं, और बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग वो सारे कंट्रीज़ के नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। इसकी ओरिजिन हम लोग ट्रेस करते हैं कि जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी और 2004 की जो सुनामी है, जब इंडिया के द्वारा एक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था अपने लिए भी और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे पड़ोसी देश है उनके लिए भी, तब बाद में जाकर यहाँ पे US, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको ज्वाइन भी किया गया था। आप लोग देखो कि सबसे पहली जो यहाँ पे हर एक जगह आप देखो कि इसके बारे में बात किया जाता है कि क्वाड ग्रुप को बनाया ही गया है चाइना की जिस तरीके से अपनी वो पैर पसारते जा रहा है और चाइना जिस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने डेट ट्रैप में फंसाते जा रहा है। तो जिस तरीके से चाइना बढ़ते जा रहा है उस चाइना को टैकल करने के लिए एक 4 कंट्री यहाँ पे जो मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज़ है वो यहाँ पे मिलकर चाइना को टैकल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखो एक कॉमन अप्रोच की कमी देखने को मिल रही है, एक कॉमन विजन की कमी देखने को मिल रही है, जो एक प्राइमरी रीज़न है जिसके कारण ये पार्टनरशिप जो है 2008 में डिमिस हो गए थे। इट मीन्स कि 2007 में बने थे, लेकिन उसके बाद मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ खास इस ग्रुप में बात नहीं हुई, तो ये आगे चल नहीं पाया। इंडिया आप देखो कि पर्टिकुलरली काफ़ी सेंसिटिव है चाइना के रिएक्शन से। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग क्या, ये पड़ोसी देश है और हम लोग के ऊपर इतना ज़्यादा ये जद्दोजहद करता है कि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोग जिस तरीके से चाइना की जो रिएक्शन है, हमेशा हम लोग इसको लेकर जो है हमेशा परेशान होते हैं। ऊपर से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वेवर के कारण भी कि यहाँ पे हम लोग को ये डिज़ायर भी है। साथ ही आप लोग देखो कि एक डाउट है कि कैसे क्वाड्रिलेटरल जो है इसकी यूटिलिटी को लेकर, जब से इंडिया जो है ऑलरेडी ट्राइलेटरल है, इट मीन्स कि जापान और US के साथ जो है हमारी ट्राइलेटरल और यहाँ पे रिलेशन है और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ ट्राइलेटरल रिलेशन है। तो देखते हैं कि एक क्वाड ग्रुप कितना अच्छा काम कर पाता है। फिर 2007 में क्या हुआ कि फिर ये 4 कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए, क्योंकि चाइना का जिस तरीके से थ्रेट बढ़ता जा रहा था उससे उसको रोकने के लिए, उसको देखते हुए ये 4 कंट्री एक साथ आए। और अभी यहाँ पे नाम दिया गया है क्वाड 2.0, जो कि यहाँ पे 2017 और 2021 के पीरियड में जितना बात हुआ है इन चारों कंट्रीज़ के बीच में, इसका एक न्यू वर्जन निकल कर आया। कोर ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे सिक्योर करना है जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है और जो नेविगेशन की फ्रीडम है, और लिबरल एक ट्रेडिंग सिस्टम होनी चाहिए। इट मीन्स कि स्वतंत्र रूप से सारे कंट्रीज़ अपने हिसाब से वो ट्रेडिंग सिस्टम करे। अपने हिसाब से तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबके गॉड फादर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सारे कंट्रीज़ अगर यहाँ पे सही तरीके से करें, कि जैसे आप देखते हो कि चाइना का बहुत हद से ज़्यादा डोमिनेंस चलता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि क्वाड जो है वो इंडिया के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि हम लोग ऐसे ही परेशान हैं इस चाइना से, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, कम से कम उसको कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाएगा। हम लोग अकेले तो काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, और भी कंट्रीज़ अगर साथ मिल के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना की जो डोमिनेंस है, जो पावर बढ़ते जा रही है, वो कहीं ना कहीं टैकल हो पाएगी, ठीक है। चाइना का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। इट मीन्स कि ये पूरी तरीके से ऑल ओवर द ग्लोब में ये फैला हुआ है।
एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और रीजनल प्राइमेसी जो है वो हर्ट हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत CPEC एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारा POK वाला एरिया से गुजर रहा है। तो हम लोग कई बार कहते हैं कि ये POK वाला एरिया हमारा है, बट पाकिस्तान जो है वो कहता है कि वो उसका है, और चाइना वहाँ से सड़क बना रहा है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम वाली बात है कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी हर्ट हो रही है। तो इसलिए हम लोग कभी भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बनते हैं। दूसरी यहाँ पे फ़ायदा है कि जो जिस तरीके से आप देखो इंडो पैसिफिक की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफ़ी फेवरेबल ये टोपोग्राफिकल लोकेशंस आपको देखने को मिलेगा। इंडो पैसिफिक वाला रीजन, जैसे कि आप देखते हो कि हमेशा यहाँ पे जो पेनिसुलर जोग्राफी है और जो यहाँ की लोकेशन है वो काफ़ी फेवरेबल है हमारे लिए। तो हम लोग की जो ट्रेड है, कल्चर कनेक्शन है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। इंडो पैसिफिक वाले एरिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा व्यापार अच्छा होता है, हमारा कल्चर जो एक तरीके से संबंध है वो भी बहुत अच्छा है। तो क्वाड एक इंडिया को पावरफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि हमारी जो ईस्ट एशिया इंटरेस्ट है, पहले हमारे यहाँ लुक ईस्ट पॉलिसी थी, ठीक है, ये इट मीन्स कि ईस्ट की तरफ देखो, लेकिन मोदी जी आए और कहे कि बहुत देख लिए ईस्ट की तरफ, अब यहाँ पे काम भी करना चाहिए। तो इनके द्वारा इसको चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया, ठीक है, कि ईस्ट की तरफ देखो। अब अगर आप लोग इंडिया की मैप देखोगे तो इसमें ईस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो हमारा बहुत सारा कंट्रीज़ आ जाता है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिसमें कि आपका म्यांमार है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है। तो ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। इवन आप साउथ ईस्ट में आओगे तो जो पैसिफिक वाले रीजन में है वहाँ पे भी हमारे जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारी ट्रेड वगैरह बहुत अच्छी चलती है। तो इसलिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप लोग देखो कि जापान भी इसी में आता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी में आते हैं, US भी इसी में आते हैं। तो इसलिए हमारा व्यापार की तरफ से बहुत अच्छा यहाँ पे जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। साथ ही रीजन की इंक्लूसिविटी भी होगी। इट मीन्स कि हम लोग की आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट वाली जो रीजन है उसकी कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो अगर हम लोग ईस्ट की तरफ ध्यान देंगे, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट वाली रीजन है उससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। साथ ही एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, और जैसे इंडियन ओशन कमीशन है, इसी के जैसा आप देखो कि ये सारे जो यहाँ पे ग्रुप है इनमें हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग और भी ज़्यादा विस्तार कर पाएंगे अपनी जो भी कनेक्टिविटी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी है वो भी बेटर तरीके से इवॉल्व हो पाएगी। इट मीन्स कि लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ है, यानी कि एक जैसा जो सोचने वाले, एक जैसा जो काम करने वाले जो कंट्रीज़ है वो एक साथ आएंगे बिना किसी फॉर्मल अलायंस के। तो इससे क्या होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो स्ट्रैटेजी है वो और बेटर हो पाएगी। साथ ही इंडिया का जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो भी यहाँ पे सप्लीमेंट हो पाएगा। अगर हम लोग डिफेंस के फील्ड में कॉपरेशन देखें जो क्वाड मेंबर्स के बीच में, तो यहाँ पे जॉइंट पेट्रोल होंगे, एक्सचेंज होगा हमारी जो स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन है, जिससे इंडिया जो है ना अपनी लिमिटेशन को काफ़ी ओवरकम कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये भी एक हमें फ़ायदा ही होगा, टेक्नोलॉजी के फील्ड में फ़ायदा होगा, हमें डिफेंस के फील्ड में फ़ायदा होगा। साथ ही एडिशनल कोलैबोरेशन होगा जो भी इमर्जिंग थ्रेट है। आज के डेट में आप देखो कि साइबर थ्रेट बहुत ज़्यादा है, स्पेस थ्रेट देखने को मिलता है, इवन मैरीटाइम थ्रेट भी देखने को मिलती है। तो इन सब के फील्ड में जहाँ हमें डर है, हमें डिटरेंस क्रिएट किया जाता है हमारे लिए, तो हम लोग जब सब मिल के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये सारे डर को, ये सारे थ्रेट को भी हम लोग कम कर पाएंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पे हमें फ़ायदा होगा अगर हम लोग क्वाड का हिस्सा है और क्वाड का साथ देते हैं। तो रिलेटेड न्यूज़ कहा जा रहा है कि चाइना का न्यू मैरीटाइम लॉ जो है वो आ चुका है, यानी कि अपने समुद्री एरिया को लेते हुए कानून के रूप में कुछ नया कानून लेकर आया है चाइना। तो इस लॉ के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन वेसल है अब उनको यहाँ पे डिटेल सबमिट करना होगा चाइनीज़ ऑथोरिटीज़ को जब वो यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, यानी कि इनकी जो टेरिटोरियल वाटर है, देखिए कोई भी अगर कंट्री है ना तो उनके वो जो ओशन से कनेक्टेड है तो उसमें भी कानून आपको देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटल वाटर होते, टेरिटोरियल वाटर होते, सीज़ होते, लॉज होते। तो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर जो है ना, इनमें अगर कोई पास करता है तो उनको चाइनीज़ ऑथोरिटीज़ को पूरी डिटेल सबमिट करनी होगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो इस मैप में, ये किसी कंट्री की लैंड है, ओके, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं, और ये हमारे यहाँ पे वाटर एरिया शुरू हो चुका है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इसे हम लोग टेरिटोरियल सी कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो चाइना अपना कानून लेकर आया है वो टेरिटोरियल वाटर तक लेकर आया है। अपने लैंड से लेकर जो मेजरमेंट होती है 12 नॉटिकल माइल्स तक, उसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। अगेन फिर यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर से लेकर अगर 12 नॉटिकल माइल्स आप अगेन आगे देखो तो इसको कंटिन्यूस जोन कहते हैं, कंटिन्यूस जोन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग टेरिटोरियल वाटर से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर आप देखोगे तो इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक पर्पस के लिए आपका यहाँ पे काम किया जाता है।
उसके बाद आती है हाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है कि कोई भी शिप वगैरह जो है वो अपना मूव करती है। लेकिन चाइना का कहना है कि अगर आप लोग चाइना के इस एरिया से होकर पास करते हो तो भैया आप लोग चाइनीज़ ऑथोरिटीज़ जो है ना उनको आप डिटेल दो कि आप उनके एरिया में क्यों आए, ये कानून वो बाकायदा लेकर आए, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के अगल बगल जितनी भी वाटर है ना वो 9 डैश लाइन का पार्ट है। और चाइना क्लेम करता है कि मोस्ट ऑफ द जो साउथ चाइना सी है उसका सॉवरेन टेरिटरी है। अब ये अगेन एक इशू होता है साउथ चाइना सी में, और इसकी झड़प आपको देखने को मिलेगी वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ। ओके, तो इसे भी आप लोग मैप में देख लीजिए। ये आप लोग मैप में देखिए कंट्रीज़ जो क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी में, ये है चाइना, ठीक है। और उसके बाद आप देखो ये 9-9, ठीक है, यहाँ पे 9 डैश आपको देखने को मिलेगा। और इसी के तहत आप देखो कि 3 आइलैंड है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड आइलैंड है। एक है पारासेल आइलैंड, स्कॉर्बॉक आइलैंड एंड देन स्पार्टले आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि चाइना का कहना है कि ये जो पूरा एरिया है ये चाइना का सॉवरेन एरिया है, इसमें कोई भी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे हमेशा आप देखो कि वियतनाम का कहना है कि ये एरिया वियतनाम का है, मलेशिया का कहना है कि इतनी एरिया मलेशिया का है, फिलीपींस यहाँ से झगड़ता है और ब्रुनई यहाँ से झगड़ता है। तो ये चारों जो आपको देश देखने को मिल रहे हैं ये सब झगड़ते हैं और इन सब के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहता है। और इस डिस्प्यूट को कम करने के लिए या फिर इसका ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो कि ये एक चाइना की बदमाशी है कि वो यहाँ पे कह दिया कि चलो टेरिटोरियल वाटर कितना होगा चाइना का, जो लैंड एरिया से आप देखो 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो ऑब्वियस है कि ये जो 9-9 है इसको कहीं ना कहीं कवर किया जाएगा। तो इसलिए ये चाइना जो है एक कानून लेकर आ गया कि अगर यहाँ पे वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस अगर इस एरिया से अपनी जहाज़ों को गुजरने देते हैं या इस एरिया में वो इंटर भी करते हैं तो उनको यहाँ पे डिटेल बताना होगा। तो अब ये देख सकते हो अगेन ये चाइना का आप डोमिनेंस कह सकते हो या फिर इनकी चालाकी कह सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते, लेकिन देखिए क्वाड कंट्रीज़ में क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले आप देखो कि इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेगा इंडिया का जो अदर बायलैटरल और मल्टीलैटरल इंगेजमेंट है। रिसेंटली क्या है, चाइना के द्वारा ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूएस के क्लोज जा रहा है और यूएस लीड जो क्वाड है रिसेंट ईयर्स में इंडिया का, आप देखो कि इंडिया चाइना का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। इवन इंडिया रशिया का रिलेशन भी थोड़ा सा बर्बाद हो रहा है और रशिया जो है आज की डेट में चाइना की तरफ ज़्यादा मूव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा और रशिया का जो एक पुराना रिश्ता था वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हर्ट हो रहा है इस चाइना की वजह से। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखो कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ का साथ दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया का, जापान का और यूएस का साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो अपने थे, पुराने दोस्त थे, वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगेन जो हमारा बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशन था वो कहीं उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस क्वाड की वजह से। अनक्लियर ऑब्जेक्टिव है, अभी तक आप देखो कि क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस यही कहा गया है कि हाँ चाइना को टैकल करने के लिए हम लोग ये ग्रुप बनाएं। बट भैया बताइए तो आप लोग इसमें करेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे, कैसे चाइना को टैकल करेंगे? इस तरीके का कोई कॉमन विजन और कोई कॉमन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। अनरिजॉल्व इश्यूज़ है कुछ, जैसे कि कोविड को काउंटर करना या फिर वैक्सीन इनिशिएटिव को। इंडिया का प्रपोजल आप देखो WTO में अभी भी ब्लॉक किया गया है। हम लोग काफ़ी अच्छा एक प्रपोजल रखे थे बट WTO उसको ब्लॉक कर रखा है। इंडिया जो है वो ब्लॉक्ड है कि यहाँ पे US वैक्सीन्स के लिए। तो कोई बात नहीं, ये भी हमारा यहाँ पे आप देखो अनरिजॉल्व इश्यूज़ है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ है। इंडिया जो है वो क्वाड कंट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं बहुत सारे आप देखो कि मुद्दे पे, जैसे सोलर अलायंस है, पेरिस अकॉर्ड है, बट अभी तक साइन नहीं हुआ है। साइन किसके ऊपर नहीं हुआ है? तो नेट ज़ीरो जो टारगेट है, इट मीन्स कि 2050 तक जो नेट न्यूट्रलिटी की बात की जाती है, नेट ज़ीरो की बात की जाती है, उस पर अभी तक साइन नहीं हुआ है। कोल जो डेडलाइन है उसको एंड करने के लिए वो भी अभी साइन नहीं हुआ है। तो ये भी एक अनरिजॉल्व इश्यूज़ है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और रेजिलिएंट सप्लाई चेन देखने को मिलेगा। तो इंडिया में आप देखते हो कि ऑल्टरनेट जो सप्लाई चेन है स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर, तो ये भी हम लोग बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग हेवी डिपेंडेंट होते हैं चाइना के ऊपर। हमारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान आती है, मेडिसिन बनने वाले जितने भी जो रॉ मटेरियल्स आते हैं सब चाइना से आते हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि हम लोग बहुत ह्यूज डिपेंडेंसी है हमारी चाइना के ऊपर, तो उसको हम लोग यहाँ पे कम करने का कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ में हम लोग जो है अपनी डिपेंडेंसी नहीं, हम लोग अपनी इंपोर्ट को एक एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये भी अभी तक उस हिसाब से नहीं हो पाया है। साथ ही आप देखो कि कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल भी देखने को मिलता है US के तरफ से। तो इवन आप देखो कि जो क्वाड मीटिंग का एजेंडा है वो तो इवॉल्व हो गया, लेकिन US के द्वारा एक न्यू ट्राइलेटरल डिफेंस फ्रेंडशिप यहाँ पे लेकर आए हैं वो US, UK और ऑस्ट्रेलिया है। अब ये कौन सी न्यू है, AU के US के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। बट आप समझ सकते हो कि US कब क्या कैसा खेल दे कोई नहीं समझ पाता है।
एक तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे कि क्या से क्या करके चले गए, बट अब इसके बाद जो एक महान पुरुष आए हैं इनका भी कुछ कभी क्लियर फंडा देखने को नहीं मिलता है, तो हमारे लिए ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही डाइवर्जेंस है एक्सेप्टेबल रिस्क और कॉस्ट को लेकर। इट मीन्स कि आप देखो कि थ्रेट परसेप्शंस जो है उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर। और चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना जो है आज के डेट में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज रखता है क्वाड मेंबर्स के साथ। स्पेशली आप लोग जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया को चाइना से बहुत फ़ायदा होता है। पहले भी आप लोग देखो कि चाइना के ही डराने से ऑस्ट्रेलिया इस क्वाड ग्रुप से, जो 2007 में ये ग्रुप बनी थी, ये ग्रुप टूटने का रीज़न ही था चाइना। क्योंकि चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया को चाइना अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना को, तो सॉरी ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और चाइना भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को। तो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे से बहुत फ़ायदा होता है। तो उस समय क्या था 2007 में कि चाइना के द्वारा जो है डरा दिया गया था, थ्रेट कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर निकल गया था। बट अभी भी आप जानते हो कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि चाइना के द्वारा डराया धमकाया जाए और ऑस्ट्रेलिया अपना पैर जो है इससे बाहर निकाल ले, तो नोबडी नोज़ कि क्या हो सकता है। तो चाइना की इन्फ्लुएंस अभी भी ऐसी है, तो देखते हैं कि कैसा ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है क्वाड के लिए कि हमें कलेक्टिव एक्शन लेना होगा। अगर हम 4 कंट्रीज़ एक साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक क्लियर विजन्स और मिशंस हमें रखना ही होगा। हमें क्लियर विजन्स की ज़रूरत है, हमें क्वाड कंट्रीज़ को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इंडिया का जो अदर पार्टनर है इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में, उनको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनको भी हम लोग इन्वाइट कर सकते हैं कि आप लोग आइए और क्वाड कंट्रीज़ को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये सब दुश्मन है किसके तो चाइना के। तो चाइना के जितने दुश्मन हैं और चाइना के जितने अगेंस्ट में, चाइना हर कंट्रीज़ के साथ लड़ता ही है किसी न किसी रीजन को लेकर, तो सारे कंट्रीज़ को एक साथ आ जाना चाहिए। और हमें मैरीटाइम डॉक्ट्रिन की, लॉ की ज़रूरत है। तो इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन यहाँ पे डेवलप करना चाहिए इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, तो ये भी एक ज़रूरी है। तो वे फॉरवर्ड में बताया गया है। अब इस बार की जो क्वाड सबमिट हुई है इसकी कुछ की हाईलाइट देख लीजिए। ऐसा कुछ खास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्वाड कंट्रीज़ जो है यहाँ पे प्लेस की है कि वो 1.2 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज़ जो है वो ग्लोबली यहाँ पे डोनेट करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही इंडिया का अनाउंसमेंट है कि वो अपने एक्सपोर्ट यानी कि सेफ़ और इफेक्टिव कोविड-19 जो वैक्सीन है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्वाड कंट्रीज़ इसको वेलकम किए हैं। साथ ही 100 डेज़ मिशन है, यहाँ पे सेफ़ और इफेक्टिव वैक्सीन होगी, थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक की जाएगी और ये 100 दिन के विदिन ही अवेलेबल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात की गई है कि G7 की अनाउंसमेंट जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसको यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप है और साथ ही साथ यहाँ पे क्लाइमेट को लेकर क्वाड पार्टनर्स जो है वो यहाँ पे क्वाड शिपिंग टास्क फोर्स लॉन्च किए हैं और जितनी भी लीडिंग पोर्ट्स हैं उनको इनवाइट किया गया है कि एक नेटवर्क वो फॉर्म करे जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो ग्रीनिंग और डीकार्बोनाइज करने में, जो शिपिंग वैल्यू चेन है उसको डीकार्बोनाइज करने में। ओके, क्वाड कंट्रीज़ जो है वो क्लाइमेट और इंफॉर्मेशन सर्विस टास्क फोर्स को भी यहाँ पे कन्वीन किए हैं और एक न्यू टेक्निकल फैसिलिटी भी वो यहाँ पे बिल्डअप किए हैं। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर अगर हम लोग देखें तो क्वाड के द्वारा यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन के ऊपर है, डेवलपमेंट के ऊपर है, गवर्नेंस के ऊपर है और इसके यूज़ के ऊपर है, उसको भी लॉन्च किया गया है। क्वाड पार्टनर्स जो है उनके द्वारा जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च की गई है कि वो सप्लाई चेन जो सिक्योरिटीज़ है सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए और अदर कंपोनेंट्स के लिए वो भी यहाँ पे करेंगे। 5G जो डिप्लॉयमेंट और डाइवर्सिफिकेशन है उसको भी सपोर्ट करेंगे क्वाड कंट्रीज़। अदर्स में अगर देखें तो इनके द्वारा क्वाड फेलोशिप भी लॉन्च किया गया है। ये पहली बार ऐसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि मेनली यहाँ पे स्टेम पे फोकस किया जाएगा। स्टेम कहने का मतलब है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स कि उनको इंकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रुचि दिखाए इन सारे स्ट्रीम में। तो ये एक पहली बार है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा वो भी स्टेम में। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और क्वाड के द्वारा यहाँ पे सीनियर जो साइबर ग्रुप है वो यहाँ पे आपका लॉन्च किया जाएगा जिससे कि जो शेयर्ड साइबर स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वाड ग्रुप। यहाँ पे देखिए कि क्वाड से क्या सिग्निफिकेंस है। तो जापान को क्या फ़ायदा होगा, तो जापान जो है आप लोग देखो कि हेवली डिपेंडेंट है ओपन सी लेन्स में अपने ट्रेड व्यापार करने के लिए। और चाइना का जो असर्शन देखने को मिलता है इनकी सॉवरेनिटी में, इट मीन्स कि साउथ चाइना सी में अभी मैं आपको दिखा दी कि चाइना का क्या डोमिनेंस है, तो उससे जापान को कई बार प्रॉब्लम होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो चाइना का जो रैपिड राइज है, जिस तरीके से वो अपनी नेचर को चेंज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडो पैसिफिक में, तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और क्वाड कॉम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का अदर बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलैटरल कॉपरेशंस जिसमें कि आसियान भी है। यूएस के लिए क्या होगा कि इंडो पैसिफिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएस मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए। और चाइना का जिस तरीके से विलिंगनेस बढ़ रहा है
वो यहाँ पे रीजनल स्टेटस को लेकर काफ़ी इसके चैलेंजेस जो है उसमें बढ़ सकता है। ठीक है, तो चैलेंजेस थोड़े से निकल कर आ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना। तो देखते हैं इसको आगे आने वाले दिनों में कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। अभी आप लोग देख सकते हो कि ये इवोल्यूशन बताया जा रहा है क्वाड का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री है, 2004 में क्या हुआ था कि सुनामी आई थी जापान में, जिसमें कि जापान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो सारे कंट्रीज़ आगे निकल कर आए थे जापान को सपोर्ट करने के लिए, तो सुनामी केयर ग्रुप बनाया गया था। उसी में 2006 में क्या हुआ था कि आर्क ऑफ फ्रीडम है, ये प्रपोज किया गया जापान के द्वारा। 2007 में क्या हुआ कि क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग हुई, फर्स्ट मीटिंग देखने को मिली एंड मालाबार एक्सरसाइज हुआ। 2008 में क्या हुआ कि यहाँ पे चाइना के कारण ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 2011 से 20 के बीच में क्या है कि ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है क्वाड मेंबर्स के बीच में। 2017 के में क्या हुआ कि क्वाड मीटिंग देखने को मिला मनीला में, और 2021 में अभी मैडन क्वाड सबमिट हुई है। तो ये एक आप कह सकते हो कि टाइमलाइन है इस ग्रुप के फॉर्मेशन का, लेकिन अभी तक ये ग्रुप बना नहीं है क्योंकि इसकी रूल्स रेगुलेशंस ऑब्जेक्टिव्स अभी तक भी डिफाइन नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी सिग्निफिकेंस याद रखिएगा, साथ ही साथ चैलेंजेस क्या है ये ध्यान रखना है और वे फॉरवर्ड ध्यान रखनी है। ओके, तो ये पूरी आर्टिकल इस बारे में रही। नेक्स्ट आते हैं यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे लाई गई है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में कॉपरेशंस लेकर आनी है। अब सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ये समझना होगा कि इंडो पैसिफिक वाली रीजन होती कौन सी है। तो इस रीजन को आप देख सकते हो, ये इंडियन ओशन है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, इसके नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, ये पैसिफिक ओशन है। तो ये पूरे रीजन को यहाँ पे मिलाकर इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। तो जब भी मैं इंडो पैसिफिक रीजन कहती हूँ तो आप समझो कि मैं इसी रीजन के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो बात करती हूँ कि क्यों यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ये क्यों आया है। तो अब आप लोग अभी देखे थे कि ये जो इंडो पैसिफिक वाले रीजन है यहाँ पे अगेन चाइना है। तो जिस तरीके से धीरे धीरे कंसर्न बढ़ते जा रहा है चाइना, जैसे जैसे अपनी पैर पसारते जा रहा है, इसकी जो डोमिनेंस है वो बढ़ते जा रही है, और एक एग्रेसिव नेचर भी है। ये आप चाइना का देखोगे, एक एग्रेसिव नेचर भी है। तो काफ़ी कंसर्न निकल कर आ रहा है जो यूरोपियन यूनियन और चाइना की रिलेशंस है। ओके, तो इसको देखते हुए ये आपका जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ले आया गया। इससे पहले जर्मनी के द्वारा भी रिलीज़ की गई थी कि एक पॉलिसी गाइडलाइंस होनी चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इसको नीदरलैंड के द्वारा भी फॉलोड किया गया था और ये 2020 में लाया गया था। फिर आप लोग देखो यूएस चाइना की राइवलरी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। जिस तरीके से आप लोग देखते हो कि यूएस के द्वारा सैंक्शन लगा दिया जाता है, काफ़ी तरीके का जो है यहाँ पे बिहेवियर चल रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। साथ ही ग्रेटर रोल देखने को मिलेगा इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, काफ़ी बिजिएस्ट रूट कहा जाता है इसे, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये फील किया जा रहा है कि उनको एक अच्छा खासा रोल प्ले करना चाहिए एशिया में, और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनकी, और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन के रीजन में भी। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से उसको सिक्योर किया जाएगा। तो इवन आप देखो कि यूरोप भी जो है वो काफ़ी इंगेज्ड है इस रीजन से, क्योंकि ट्रेडिंग के मामले में ये रीजन काफ़ी ज़्यादा आपका देखने को मिलेगा कि इम्पॉर्टेंट है। तो जो सिक्योरिंग सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो कमर्शियल वेजल्स यहाँ पे पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिलेगा जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है, तो इससे काफ़ी सेफ पैसेज होगी, और इम्पॉर्टेंट कंसर्न भी है ये यूरोपियन यूनियन के लिए। अदर इमिनेंट इश्यूज़ भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सप्लाई चेन रेजिलियंस को इंश्योर करना है, और डिसइंफॉर्मेशन भी है उसको काउंटर करना है। सो दीज आर द सम रीजंस जिसके कारण यूरोपियन यूनियन और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव यही है कि इस रीजन में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको यहाँ पे डिफेंड करना है। और डिफेंड कैसे करेंगे? तो इंक्लूसिव और इफेक्टिव मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, चाहे वो ओपन हो या फिर फेयर इन्वायरमेंट के लिए हो। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में सबके लिए एक समान यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो। साथ ही म्यूचुअली सपोर्टिव ट्रेड यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, इकोनॉमिक रिलेशन इस रीजन के साथ बेटर करनी है। साथ ही आप लोग देखो कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो मल्टीलैटरल और जो रीजनल कॉपरेशन है उसको परस्यू करना है यूनाइटेड नेशन के साथ, और साथ ही ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के साथ, एशियान के साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ। उसके बाद आप देखो कि जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ सारे देश बढ़ते जा रहे हैं, और एक टारगेट भी है कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो टोटल 17 गोल्स है उसकी टारगेट को अचीव करना है। तो इसलिए ये भी एक स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो 17 गोल्स क्या है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत है। सो दीज आर द 17 गोल्स। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग,
फोर्थ यहाँ पे एजुकेशन के बारे में, फिफ्थ इक्वालिटी के बारे में, सिक्स्थ यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, सेवन्थ यहाँ पे क्लीन एनर्जी, 8 इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10 यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को कम करना है, 11 है यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12 है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन अर्थ, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो दीज आर द 17 गोल्स और इनका टारगेट है हमें 2030 तक पूरे देश को ये अचीव करनी है। तो इसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है AUKUS। इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK है एंड US है। ओके, तो 3 कंट्री है जिसका नाम मिलाकर ही इसको यहाँ पे आपका ट्राइलैटरल प्रोग्राम रखा गया है। रिसेंटली इंडिया की जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनके द्वारा कहा गया है कि AUKUS का कोई लिंक नहीं है क्वाड के साथ। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 3 कंट्री है। एक न्यू सिक्योरिटी अलायंस देखने को मिलेगा जिसका एम है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना है और ग्रेटर शेयरिंग ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटीज़ होगी। ठीक है, तो अगेन हम लोग इंडो पैसिफिक वाले रीजन के बारे में बात करें तो आई थिंक आप समझ गए हों। प्लान ये है कि यहाँ पे जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया को एक्सेस करानी है और इन 2 पार्टनर्स के द्वारा, साथ ही साथ आगे आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब की भी एक्सेस पैक्ट का पार्ट होते हुए ऑस्ट्रेलिया जो है वो US की जो $43 बिलियन एक प्लान था कि वो फ्रेंच कन्वेंशनल सबमरीन को बनाएंगे, तो इसको छोड़ दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब वो यहाँ पे US UK टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वेजल्स है उनको बिल्ड करेंगे। तो ये बातें हो गई। अब AUKUS और इंडिया का अगर हम लोग देखें तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के कारण इंडो पैसिफिक वाले रीजन में न्यू चैलेंजेस निकल कर आएगी। इट मीन्स कि आप लोग देख सकते हो कि जो ईस्टर्न इंडियन ओशन वाला रीजन है वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की जो है वहाँ पे क्राउडिंग बढ़ सकती है, भीड़ बढ़ सकती है। US का अनरिलेबिलिटी भी है। इट मीन्स कि फ्रांस जो है वो सबसे ज़्यादा अनहैप्पी है। इट मीन्स कि ये जो AUKUS बना है, ऑर्गेनाइजेशन बना है, इससे सबसे ज़्यादा अपसेट जो है वो फ्रांस है। तो देखिए क्या हो सकता है। साथ ही यहाँ पे आप लोग AUKUS को अगर क्वाड से कंपेयर करते हैं तो दोनों बहुत डिफरेंट है। क्वाड का पर्सपेक्टिव ही क्या है कि उसको चाइना को टैकल करना है और AUKUS का एक अलग ही पर्सपेक्टिव है कि वो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में ध्यान देना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरे मल्टीलैटरल इंगेजमेंट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले आप देखो कि इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया का एक फॉरेन मिनिस्ट्रियल ट्राइलैटरल पैक्ट था। इससे क्या हुआ कि फ्रांस बाहर निकल गया। ठीक है, क्योंकि फ्रांस को ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। टेक्नोलॉजी परस्यूट में भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जिस तरीके से क्वाड की टाइज बढ़ते जा रही है टेक्नोलॉजी को लेकर, तो कुछ इंडिया में भी यहाँ पे होपफुल थे कि US जो है कंसीडर करेगा। इट मीन्स कि इंडियन नेवी को कहीं ना कहीं न्यूक्लियर सबमरीन प्रपोजल टेक्नोलॉजी US देगा। बट अब इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन बना है कहीं ना कहीं इंडिया को भी इससे घाटा ही होगा कि क्या पता अब ये टेक्नोलॉजी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही मिलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि फ्रांस इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है, क्योंकि फ्रांस का इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहले लॉस्ट हुआ है यहाँ पे मेगा सबमरीन डील, वो भी US के साथ। साथ ही आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ दिए कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे फ्रेंच कन्वेंशनल सबमरीन बनाना था, वो भी US के $43 बिलियन से, तो ये भी छूट गया। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है कि US UK टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पे अपनी वेसल्स को बना रहे हैं। फ्रांस जो है वो एक्सक्लूड किया गया, फ्रांस को AUKUS से बाहर रखा गया है इस पैक्ट से। तो इसलिए क्योंकि देखिए इस रीजन में फ्रांस की प्रेजेंस है लेकिन फिर भी फ्रांस को बाहर रखा गया। इससे क्या हुआ कि फ्रांस को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हुआ है। इट मीन्स कि फ्रांस को छुपा कर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, तो इसलिए दैट्स वाई फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो ये एक मेजर मुद्दा बनता है। लेकिन इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनने से क्या अपॉर्चुनिटी है, इससे क्या होगा कि जो क्वाड का एजेंडा है कि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री रखना है, ओपन रखना है, इंक्लूसिव रखना है, ये कहीं ना कहीं हो पाएगा। AUKUS की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आप को ही एक्सटेंड करे, जिससे क्वाड की जो एफर्ट है मैरीटाइम एक्सरसाइज को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, और जो एफर्ट्स हैं कि कोविड-19 को यहाँ पे काउंटर करे, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करे और साथ ही साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में यहाँ पे कोऑपरेट करे, तो ये सारा काम हो सकता है। अनदर जो यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि AUKUS जो है वो इंडिया को दोनों तरीके से फ़ायदा देंगे, डिप्लोमेटिक और डिफेंस तरीके से भी। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो US ऑस्ट्रेलिया कंसर्न देखने को मिल रहा है वो चाइना के लिए यहाँ पे कंसर्न है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है कि हम लोग अपने कैपेबिलिटीज़ को इस रीजन में इंक्रीज़ करें। ओके, तो ये भी हो सकता है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशन कैसा है।
तो अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे फ्रांस के साथ अपनी, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस का गुस्सा यहाँ पे जो है एयू की इसके फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया का क्या यहाँ पे रोल है और इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है जिस तरीके से हम लोग जो है फ्रांस के साथ अपनी रिलेशन को आगे लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो एक अलाइनमेंट है आउटलुक का, क्योंकि इंडिया का स्टैंड जो है वो काफ़ी सिर्फ बेनिफिट से देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे बेनिफिट को देख रहे हैं कि अगर हम लोग अपने पार्टनरशिप्स जो है इट मीन्स कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो मल्टीलैटरल हो, मल्टीलैटरल में बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं, प्लूरलिज्म हो और नॉन मिलिट्री हो, तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा हमारे इंडियन ओशन वाले रीजन से, डिफेंस मॉडर्नाइज हो पाएगी। एक मार्केट है, अगर हम लोग फ्रांस के साथ यहाँ पे डील करते हैं तो आपको पता है कि फ्रांस जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी आगे है, डिफेंस के फील्ड में काफ़ी आगे है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इंडिया भी इंगेज हो सकता है फ्रांस से कि वो यहाँ पे क्रिटिकल जो नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है वो एक्वायर हम लोग कर सके फ्रांस से। साथ ही राफेल जेट है जो कि यहाँ पे फ्रांस एरोस्पेस मेजर डसॉल्ट एविएशन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो इंडिया का फर्स्ट मेजर एक्विजिशन जो फाइटर प्लेन का है वो लास्ट 2 डिकेड्स में देखने को मिला है कि हम लोग फ्रांस से ही लिए हैं। न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है हमारा कि हम लोग जॉइंट इकोनॉमिक कॉपरेशंस जो है वो देखने को मिल रहा है इंडिया और फ्रांस कंपनीज़ के बीच में। साथ ही बहुत सारे गल्फ़ नेशंस भी हैं जो कि अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइज्ड इकोनॉमीज़ और सोशल ऑर्डर्स जो है वो अपना लेकर आना चाहते हैं। कॉपरेशन देखने को मिल रहा है स्पेस एक्टिविटीज़ में। इंडिया भी यहाँ पे फ्रांस को अपना पार्टनर बना रहा है, वो भी किस लिए, तो आउटर स्पेस एसेट में, जिसमें कि यहाँ पे मैरीटाइम डोमेन जो है वो अवेयरनेस डेवलप किया जाएगा और काफ़ी फील्ड में हम लोग एक दूसरे का कॉपरेट करेंगे, साथ देंगे, जैसे कि सैटेलाइट नेविगेशन हो गया, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन है, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस हो गया। एडिशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे देखने को मिला है। इट मीन्स कि जो प्रपोज किया गया है जॉइंट पेट्रोल, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। और इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो अदर्स भी है, यानी कि अपॉर्चुनिटी भी है कि ग्रेटर कोलैबोरेशंस देखने को मिलेगा, वो भी हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज के फील्ड में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके साथ अगर आप लोग देखो तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर हमारे देश में है। तो आपको बताना है कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमारी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है इंडिया में। तो इंडिया और फ्रांस है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ओपन अप किए थे। और साथ ही साथ हम लोग कोवैक्स और कुछ एक्ट है उसमें हम लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि फ्रांस के साथ हमारी इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है और फ्रांस और इंडिया का भी आप लोग देख रहे हो कि एक साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी इंगेज है। और जो इंटरेस्ट है लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की, इसको भी काफ़ी हद तक ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर डिफेंड भी करते हैं। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडिया, AUKUS यहाँ पे एक विंडो ओपन करके रखे, वो भी स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी के लिए, और इंडिया के लिए एक चांस है कि वो अपनी पार्टनरशिप जो है फ्रांस के साथ और ज़्यादा गहरी करे। क्योंकि मीन्स हमें एक तरीके का कार्ड भी अच्छे तरीके से खेलना चाहिए कि जब कोई देश नाराज़ है तो उस समय उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। दुखती दिल में हमेशा आप हाथ रखो तो वो काम आता है। तो वैसे भी फ्रांस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस ही कंट्री है। तो अभी एक और मौका है हमें कि हम लोग इस कंट्री को अपनी तरफ ज़रूर लेकर आएँ। रिलेटेड न्यूज़ भी है कि इंडिया फ्रांस अग्री ऑन स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग है। तो ये एक बायलैटरल स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग है जो कि यहाँ पे इंडिया के लिए थर्ड होगा। इंडिया, आप देखो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो पहले भी 2 कंट्रीज़ के साथ कर रखे, US के साथ 2015 में एंड जापान के साथ 2019 में। फ्रांस के लिए अगर देखें तो इंडिया जो है वो फर्स्ट एशियन कंट्रीज़ होगा जो कि इस तरीके के डायलॉग में उसका साथ दे रहा है। कॉपरेशन अगर फ्रांस और इंडिया के बीच में देखें तो ये स्पेस और न्यूक्लियर डोमेन में भी है, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट करता है और 2 कंट्री के बीच में आपको इन्जॉय भी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर सिग्निफिकेंस देखें, थोड़ा बहुत यही ध्यान रखिए कि सिग्निफिकेंस क्या है स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग का। तो इंडिया का जो यहाँ पे स्पेस ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ना, इसका एक इंडिकेशन है। इंडिया की जो सिविल स्पेस कॉपरेशन इंगेजमेंट देखने को मिलेगा वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ है। साथ ही स्पेस एसेट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है और हमारा जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको एड्रेस करना है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, स्पेस सिक्योरिटी है और हमारे आउटर स्पेस इन्वायरमेंट के लिए भी ये काफ़ी सूटेबल है। इस तरीके की जो कन्वर्सेशन है वो आपको लाइक मांडेट पार्टनर्स में देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया को एक प्रोमिनेंट लीडरशिप रोल प्रोवाइड करती है, वो भी ग्लोबल गवर्नेंस में। तो ये बस याद रखिएगा कि हाँ, स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, इसका क्या मीनिंग है। देखिए सिग्निफिकेंस फॉर फ्रांस के लिए क्या है यहाँ पे, ये भी समझना ज़रूरी है।
अगर क्लोज़र रिलेशन देखें इंडिया के साथ तो काफ़ी ज़्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा है। जिससे कि फ्रांस की इंगेजमेंट आप देखो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा है। तो इससे फ्रांस को काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि वो अपनी जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ाए। इट मीन्स कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन के कंट्रीज़ के साथ और ज़्यादा वो इंगेज हो और साथ ही साथ अपनी आवाज़ भी उठाए इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी देखने को मिलेगा। साथ ही इंडिया जो है एक वास्ट मार्केट है डिफेंस सेल का, तो एक हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस भी बनाना है जहाँ पे फ्रांस कंपनीज जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वो अपनी डिफेंस जो भी सेक्टर्स है उनको बूस्ट कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखनी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो टू फास्ट ट्रैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, इंडिया है, ये कंक्लूड कर रहे हैं अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील। तो पहले ये समझना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और अदर टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट भी देख लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो कि हम लोग अरेंजमेंट भी आप कह सकते हो, जो कि दो कंट्री या दो कंट्री से ज़्यादा होती है और ट्रेडिंग करने के लिए मेनली होती है, जिसमें कि जो कस्टम टैरिफ वगैरह लगाई जाती है तो या तो इसको कम कर दो या तो एलिमिनेट ही कर दो, और जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको भी कम कर दो या तो एलिमिनेट ही कर दो। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो सामानों की ट्रेड होती है ना उसको कवर किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, और सर्विसेज को भी यहाँ पे जो व्यापार होता है उसको भी कवर किया जाता है, जैसे बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग, ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आता है। बट हम लोग यहाँ पे जो अदर एरियाज़ है उसको भी कवर कर सकते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट हो गई, तो उसको भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हम लोग कवर कर सकते हैं। तो एक चीज़ें याद रखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। ओके, इसी के साथ अदर टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ है ना, तो वो एक दूसरे को प्रेफर करते हैं और प्रेफर करके ही जो है टैरिफ वगैरह रिड्यूस करते हैं कि नंबर ऑफ टैरिफ लाइन जो है ना उसके ऊपर। जैसे इंडिया का जो मर्क्योसर आपको पीटीए देखने को मिलेगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कि हम लोग यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ है जिनको कि प्रेफरेंस के तौर पर उनके लिए टैरिफ कम कर देते हैं। इसी के साथ CECA है और CEPA है, इट मीन्स कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये टर्म्स जो है ना ये कुछ एग्रीमेंट को डिस्क्राइब करती है, जिसमें कि आप देखो कि इंटीग्रेटेड पैक्ट है सामान को लेकर, सर्विसेज को लेकर और इन्वेस्टमेंट को लेकर। इंडिया कोरिया का आप देखो कि यहाँ पे CEPA है, इट मीन्स कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसी के साथ कस्टम यूनियन देखने को मिलेगा। कस्टम यूनियन में क्या है कि पार्टनर कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वो ज़ीरो ड्यूटी में वो ट्रेड करेंगे और दे मेक और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वो एक कॉमन टैरिफ जो है वो इसको मेंटेन करेंगे। तो कॉमन टैरिफ भी मेंटेन किया जाता है कस्टम यूनियन में। कॉमन मार्केट में क्या होता है कि एक कॉमन मार्केट होता है जो कि एक कस्टम यूनियन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोविज़न होती है कि फ्री मूवमेंट यहाँ पे फैसिलिटेट करना है, जितने भी लेबर कैपिटल है या फिर लेबर कैपिटल है तो उसका फ्री मूवमेंट होना चाहिए, पैसे का, लोगों का यहाँ पे फ्री मूवमेंट होना चाहिए। साथ ही टेक्निकल जो स्टैंडर्ड है उसको भी हार्मोनाइज़ करना है। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन के बारे में अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक यूनियन जो कि एक कॉमन मार्केट है, जिसमें कि आप देखो कि फिजिकल और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है इसको शेयर किया गया है, तो इस फील्ड में भी आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, देन यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, देन यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, कस्टम यूनियन हो गया, कॉमन मार्केट हो गई और इकोनॉमिक मार्केट हो गई। तो इस तरीके से आप समझोगे कि इतना ज़्यादा जो है छोटा से बड़ा ये आपका होते जा रहा है। ओके, क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे सिग्निफिकेंट है? तो देखिए, मार्केट एक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं तो सामान और सर्विसेज की दाम जो है वो बढ़ जाती है, तो मार्केट में कई बार वो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मार्केट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको कम करना होता है। जो टैरिफ वगैरह है वो भी कम हो जाती है, तो अच्छे तरीके से हमारी जो सामान है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट में अच्छा एक कॉम्पिटिशन मेंटेन कर पाता है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देखने को मिलता है नॉन जो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज है उनके ऊपर। तो देखिए, जो कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि इस कंट्रीज़ के साथ अगर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हम लोग एक दूसरे को टैरिफ में छूट दे सकते हैं या कम कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अदर ऑल्टरनेटिव आपको देखने को मिलेगा मल्टीलैटरल नेगोशिएशन का, तो ये भी एक है।
अदर बेनिफिट क्या होता है कि इससे कंपटीशन इंक्रीज़ होती है। इट मीन्स कि आप देखो कि एक तो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, सर्विसेज की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, साथ ही साथ मार्केट में जो कंपटीशन है प्रोडक्ट की वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि कैसे इंडिया जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है। 14 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया जो है ना वो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ कर चुके हैं। एशिया पैसिफिक आपका ट्रेड एग्रीमेंट है, तो पहला जो ये हमारा पहला आपको रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बैंकॉक एग्रीमेंट भी कहते हैं, और ये 1975 में ये किया गया था। फिर उसके बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यानी कि आपको याद है कि 2019 में हम लोग इसको साइन करने से विड्रॉ कर दिए थे, यानी कि 7 ईयर्स हम लोग यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन बाद में हम लोग RCEP कंट्रीज़ को के साथ हम लोग साइन नहीं किए। उसके बाद आसियान भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो आसियान में टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये तो मैं आंसर ही बता दी, लेकिन वो 10 कंट्रीज़ का नाम क्या है अब तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको आसियान के साथ देखने को मिलता है, जो कि 7 ईयर्स यहाँ पे लगा इसको फाइनलाइज करने में, और आज की भी डेट में ये अंडर रिव्यू है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। साथ ही बायलैटरल एग्रीमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो इंडिया का फर्स्ट जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो श्रीलंका के साथ था, जो कि 2000 में ये हमारा निकल कर आया। लेकिन अभी तक हम लोग मेजर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना उसको लास्ट 10 ईयर में साइन ही नहीं किए। इट मीन्स कि बायलैटरल होता है तो 2 कंट्रीज़ के साथ जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ अभी तक हम लोग लास्ट 10 ईयर्स पे साइन नहीं किए। इंडिया के द्वारा जो लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था वो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है, जो कि मलेशिया के साथ हम लोग 2011 में किए थे। ओके, तो व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ एक्सपीरियंस विथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी तक जितने भी कंट्रीज़ के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं तो हमारा एक्सपीरियंसेस कैसा है। तो सबसे पहले हमें जो है साफ्टा से काफ़ी गेन मिला है। साफ्टा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो कि आप देखो कि 2006 में ये निकल कर आया, और ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो और बहुत तेज़ हो गई अगर इंपोर्ट के कंपैरिजन में देखें तो। नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट ड्यू टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फ्री ट्रेड कंट्रीज़ के साथ वो इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाया जितना ओवरऑल हमारा जो है एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ, उसके अलावा कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा वाइडेंड हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे क्या हुआ कि हमारा इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गया, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया। ऑल्दो आप देखो कि हम जो है इंपोर्ट ज़्यादा कराते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिस्कल डेफिसिट कब होता है? जब आप खर्चे ज़्यादा करो और रेवेन्यू कम आए। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमारी फिस्कल डेफिसिट हो जाती है, ठीक है। सॉरी, ये ट्रेड डेफिसिट हो जाती है, मैं फिस्कल डेफिसिट बोल रही हूँ। फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा कीजिए, रेवेन्यू कम आए, लेकिन ट्रेड डेफिसिट कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ओके, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही कमाल है जिसके कारण ये चीज़ें देखने को मिल रही है। जो आसियान का शेयर है इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट आप लोग देखो बढ़ चुका है। कहाँ 2019 में ये 7% ही था, लेकिन 2018-19 में आज ये आपका 12% हो चुका है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण हमारी ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ते जा रही है और लो यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग देखें तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो यूटिलाइजेशन रेट है इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वो काफ़ी वेरी करता है। समटाइम्स हम लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो 5% गेन होता है, समटाइम्स हमें 25% गेन होता है, लेकिन वन ऑफ द लोएस्ट है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। ओके, तो क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है? तो देखिए, टैरिफ रिलेटेड इशू है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके तहत रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं कि हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ कैसे व्यापार करेगी। तो कई बार इंडिया का ऑब्लिगेशन होता है WTO के अंदर कि टैरिफ रिमूव किया जाए, वो भी आप देखो कि 2% इंपोर्ट में टैरिफ कट किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साथ ही आप देखो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो टैरिफ बैरियर को रिमूव तो कर रहे हैं, बट इंडिया का एक्सपोर्ट जो है ना आज के भी डेट में आप देखो कि वैरायटी ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स में है। इट मीन्स कि हमारा इंपोर्ट कंट्रोल हो गया, इंपोर्ट परमिट हो गया, तो ये सारी चीज़ों से हम लोग ऑलरेडी परेशान हैं। साथ ही सर्विस कंपोनेंट की कमी देखने को मिलता है। सर्विस को कंसीडर किया जा रहा है कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग एरिया है, बट इसका परफॉर्मेंस जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देखें तो ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाता है, जिसमें कि सर्विस जो है ना हम लोग किसी भी पार्टनर कंट्री को दे पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि सर्विस कंपोनेंट की कमी है।
डोमेस्टिक फैक्टर एक निकल कर आता है कि इंडिया की जो एक्सपोर्टर्स है ना वो काफ़ी इशू फेस कर रहे हैं। जैसे हमारा हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जाता है, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट देखने को मिलेगा, इट मीन्स कि एनर्जी शॉर्टेज है, इन्फॉर्मेशन की कमी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो बहुत सारे ऐसे जो है लेकुनास देखने को मिलेंगे जिसके कारण डोमेस्टिक फैक्टर से निकल कर आ गया। साथ ही रूल्स ऑफ ओरिजिन एक अलग ही ड्रामा निकल कर आता है। जिस कंट्री से ओरिजिन होता है कोई सामान, तो वो रूल्स ऑफ ओरिजिन है, उस कंट्रीज़ की क्या रूल्स है उसको डिफाइन करना होता है। तो इंडिया में जो अथॉरिटीज़ है ना वो इतना इफेक्टिव ही नहीं है कि इस तरीके की इललेजिटिमेट जो प्रैक्टिसेस हो रही है, गलत तरीके की प्रैक्टिस हो रही है, उसको वो चेक कर सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। साथ ही आप देखो कि ओवरलैपिंग हो रहा है जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसके साथ हम लोग इनकन्सिस्टेंट है, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम लोग काम नहीं कर पा रहे। ग्लोबल परसेप्शन है कि इंडिया जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट है। इट मीन्स कि हम लोग जो है अपने मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखो कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो था उसमें हम लोग जब से साइन नहीं किए, तो हम लोग साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारे यहाँ के जो मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर है उनकी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी, मार्केट बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ है जो कि मिल्क प्रोड्यूस में बहुत आगे है, तो हमारे यहाँ पे फार्मर्स को नुकसान होगा। साथ ही हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा, एग्रीकल्चर जो बैकग्राउंड है उसमें परेशानी होगी कि हमारे जो सामान है, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मे बी वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाए, सस्ते रेट में पहुंचेंगे तो किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑब्वियस है कि हम लोग कंट्रीज़ के अपने किसानों को देखते हुए, एमएसएमई सेक्टर्स को देखते हुए इस तरीके का हम लोग स्टेप्स लिए। तो यही एक धारणा बन जाती है कि सारे कंट्रीज सोचते हैं कि इंडिया सिर्फ अपने डोमेस्टिक मार्केट को सेव करना चाहते हैं। तो ये भी हमारा एक इमेज फॉर्म हो चुका है। बट कोई ना, क्या इंडिया को स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को स्ट्रेंथन कर सके। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ROO मैकेनिज्म को हमें स्ट्रेंथ करना होगा, मजबूत करना होगा। इट मीन्स कि जो रूल्स ऑफ ओरिजिन मैकेनिज्म है उसे हमें और ज़्यादा मजबूत करना होगा हमारे यहाँ कानून लाकर। साथ ही जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ है जिसे हम लोग बिड्स कहते हैं, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। 2015 में क्या हुआ कि इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो सारे एग्जिस्टिंग जितनी भी आज की डेट में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ है उसको रिव्यू करेंगे, और एक मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ जो है वो 2016 में रिलीज़ किया गया। लेकिन ये कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाया। एक्चुअली बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या था कि इसमें दो कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे भी फ़ायदा दिखेगा। तो ये मॉडल में आप देखो कि इंटरप्राइज बेस्ड डेफिनेशन रखा गया कि इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किसको कहते हैं। तो वो चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको भी कहा गया है कि फिर से देखना है इसको। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि हमें अपनी स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड क्लॉज लेकर आना होगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्रोटेक्शन में फील करे, प्रोटेक्ट हो पाए। साथ ही हमें फ्यूचर जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन है उस स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करना होगा, जिससे कि जो आत्मनिर्भर हमारा भारत स्ट्रैटेजी है वो आगे निकल कर आए। न्यू रिलेशनशिप हमें लेकर आना है क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड वार, ये आप देखो कि वर्ल्ड ऑर्डर है, सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो इस ऑर्डर में हमें भी आगे बढ़ना होगा। और हम लोग को पार्टनर को बहुत केयरफुल तरीके से पिक करना होगा और छोड़ना होगा। डोमेस्टिक मेजर्स भी हमें बहुत सही तरीके से देखना होगा कि एक प्रॉपर सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के चक्कर में दूसरी कंट्री सस्ते सामान और ख़राब क्वालिटी के सामान हमारे कंट्री में डंप करके चल जाए। तो ये पोटेंशियल बेनिफिट तो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, बट हमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग म्यूचुअली रेसिप्रोकल टर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और उसी समय पे हम लोग जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मैक्सिमम एक्सपोर्ट पोटेंशियल होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या देखा। एंड यस, एक और यहाँ पे बच गया कि हाउ अर्ली हार्वेस्ट स्कीम जो है ये डिफरेंट है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कहने का मतलब है कि प्रीकर्सर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी पहले, क्योंकि दो जो ट्रेडिंग पार्टनर है ना इसमें आपको प्रीकर्सर देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि दो ट्रेडिंग कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगा कि वो कुछ प्रोडक्ट्स को देखें जिसमें कि टैरिफ लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। इट मीन्स कि टैरिफ की फ्रीडम होनी चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे गुड एग्जांपल है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का कि वन कंट्री बिटवीन इंडिया और थाईलैंड है जिसको साइन किया गया था 2003 में। वहीं अगर सेवरल प्रोडक्ट्स देखें तो इसको भी आइडेंटिफाई किया गया जो कि अब 0 में ये आपका रिड्यूस हो चुका है। तो इट मीन्स आप लोग देख सकते हो कि दो कंट्री है किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उसमें पहले जो है 2% तक का टैरिफ लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो 0% में आ गया। तो ये अर्ली हार्वेस्ट स्कीम है कि पहले ही इसको डिसाइड कर लेना है। ओके, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग देखें कि ये क्या है। अदर टाइप्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखें तो ये बिल्कुल न्यू आपका कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए कि क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिग्निफिकेंट है, फ़ायदेमंद क्यों है।
लेकिन इंडिया किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों, इंडिया का क्या एक्सपीरियंस है, ये हम लोग देखें तो खट्टी मीठी एक्सपीरियंस है हमारी, अच्छी भी है और बुरी भी है। लेकिन ये देखते हैं कि क्यों जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या हमें यहाँ पे स्टेप्स लेना चाहिए और वे फॉरवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिसाइडेड, जो हम लोग यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड, जो कि बहुत बेटर तरीके से हुआ है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं।